यस, आइए आज हम आपको क्लास 10th इतिहास चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में कुछ पहले आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी लेसन के बारे में। उसके बाद में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी एक एक करके बारी से एक वीडियो में समझाया जाएगा। तो पहले हम इसको कराते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में 9th क्लास में थी वो, ठीक है। और अब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद क्या चीज़ है। भाई राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? यह एक ऐसी भावना है जो एक विशेष क्षेत्र में, यानी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में परस्पर सहयोग व एकता की भावना का विकास करती है। यह एक ऐसी भावना है जो एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में परस्पर एकता की भावना का विकास करती है। सहयोग व एकता की भावना का विकास करती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी एक विशेष क्षेत्र में एकता और सहयोग की भावना उत्पन्न करना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए 19वीं शताब्दी के बाद यूरोप के कई राष्ट्रों में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों का उदय, यानी 19वीं शताब्दी के बाद, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के बहुत से राष्ट्रों में वंशीय साम्राज्यों का उदय हुआ, यानी वंश, अलग अलग वंश बन गए, उनका उदय हुआ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, देखिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और उसके बाद राष्ट्र का उदय हुआ। देखिए फ्रांसीसी क्रांति, जार निकोलस था उस टाइम, तो वहाँ सबसे पहले उस टाइम राजतंत्र था, एक राजे की, निरंकुश राजा का राजतंत्र था, ठीक है। वही अपनी सत्ता को संभालता था, जैसे जैसे वो राज करता था वैसे वैसे वो राज करता था। लेकिन उसके फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी 1789 की क्रांति के बाद पहली बार राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई, यानी पहली बार राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, यानी पहली बार राष्ट्रवाद वहां पर विकसित हुआ। नंबर 2 देखिए पॉइंट, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, यानी राजतंत्र से, जनता जो राज था वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतर, यानी फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गया। यानी जो वहां का राज्य था वो राजतंत्र, यानी कि जार निकोलस था, उससे हाथ से निकलकर नागरिकों के हाथ में आ गया, वहां के नागरिकों के हाथ में उसकी बागडोर आ गई। स्टेट्स जनरल का नाम, पहले देखिए स्टेट जनरल था, मैंने जार निकोलस 9th क्लास की वीडियो में पूरी डिटेल बताई है, ठीक है, का नाम बदलकर उसका नाम क्या रख दिया गया था? नेशनल असेंबली रख दिया गया था। यह भी बात मैंने इस वीडियो में बता दी थी, नेशनल असेंबली रख दिया गया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना पर जोर दिया गया था, यानी एक क्लब की स्थापना की गई थी, जैकोबिन क्लब, उसमें जोर दिया गया। 1804 में नेपोलियन संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नेपोलियन संहिता लागू किया गया। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। ये नेपोलियन संहिता थी क्या? यानी जो वहां का जो प्रशासन था उसको सरल बना दिया गया, सामंती प्रणाली जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, भूदास्ता और जमींदारों को करों से मुक्ति दिला दी गई, यातायात संचार प्रणाली में सुधार किया गया। ये सब क्या था? कानून के सामने सभी नागरिक बराबर। नेपोलियन संहिता मतलब नागरिक संहिता भी से हम बोल सकते हैं, यानी नेपोलियन संहिता का हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? नागरिक संहिता। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद मैंने 9th में करवाया था, फ्रांस में राष्ट्रवाद, ठीक है। और यूरोप में राष्ट्रवाद भी 9th क्लास में मैं करवा चुका हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना 9th की वीडियो में मेरी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना है, लेकिन यह भी करवा रहे हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद। 18वीं शताब्दी में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। ये किस किस में बटे हुए थे? राजशाहियों, डच जिसे हम बोलते हैं, और कैंटनों में ये बटे हुए थे। यूपी व मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। जो वहां के राजतंत्र थे निरंकुश, जो इतना बढ़िया शासन नहीं चला पाते थे, वहां के जो राजा थे यूपी और मध्य यूरोप पर उनका अधिकार था। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य
कई क्षेत्रों और जनसमूहों में बटे हुए थे। अब देखिए ऑस्ट्रिया हैंगरी पर शासन करने वाले, यानी इन दोनों पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, कई क्षेत्रों और जनसमूहों में बटा हुआ था। अब कुलीन वर्ग आता था। कुलीन वर्ग एक उच्च वर्ग माना जाता था और इनकी संख्या बहुत कम होती थी। कुलीन वर्ग की उच्च वर्ग को हम कुलीन वर्ग बोलते थे, और एक नया मध्य वर्ग, ये हमारा पॉइंट है, कुलीन वर्ग और एक नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग सबसे प्रभावशाली थे, यानी शक्तिशाली थे। इनकी संख्या कम थी लेकिन इनकी जनसंख्या कम थी। मैंने कहा ना इनकी संख्या कम थी लेकिन सबसे ज्यादा ये प्रभावशाली थे। नंबर 2 पॉइंट है, किसानों की संख्या अधिक थी। 80% करीबन किसान होते थे वहां पर। कुलीन वर्ग कम था, उनकी संख्या भी ज्यादा थी, संख्या कम थी कुलीन वर्ग की, लेकिन वे सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे। लेकिन किसानों की संख्या सबसे अधिक थी लेकिन प्रभावशाली नहीं थे, या इस पर सामंत है या और कोई राज करते रहते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ। देखिए औद्योगिक उत्पादन से शहरों का विकास होता है, कस्बों का विकास होता है, शहरों का विकास होता है। यानी पश्चिम और मध्य यूरोप में, पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से किसका विकास हो जाता है, शहरों का विकास हुआ। और वाणिज्यिक यानी व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ। जब शहरों का विकास हुआ तो वहां पर व्यापार आपस में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। नए सामाजिक समूह यानी श्रमिक और मध्य वर्ग यानी मजदूर और मध्य वर्ग का उदय हुआ। देखिए नहीं, वहां पर जब औद्योगिक विकास हुआ तो मजदूर वर्ग भी हुआ और मध्य वर्ग भी वहां पर विकास हुआ, यानी नए नए सामाजिक समूहों का विकास हुआ। इसका अब हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ। अब देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ। अब देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। अब हम ये करते हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। उदारवादी यानी किससे निकला है उदारवादी, लिबरलिज्म, लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। उदारवादी लिबरलिज्म लैटिन भाषा का शब्द है, ये मूल शब्द लिबर पर आधारित है। व्यक्ति के लिए, और देखिए व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सभी बराबरी होनी चाहिए। यानी इसमें क्या था, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ है, उदारवादी राष्ट्रवाद में यानी व्यक्ति के लिए आजादी हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति आजादी हो उसकी व्यक्ति की, और कानून के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए, कानून के आगे कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक जो शासन करने के योग्य न हो, जैसे जार निकोलस द्वितीय था, और पादरी वर्ग को उच्च वर्ग समझा जाता था उस समय, के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर जोर दे रहे थे। यानी कि पादरी वर्ग और निरंकुश शासक था, उसने पादरी वर्ग को बहुत ज्यादा अधिकार दिए हुए थे, ठीक है, वो लोगों से कर भी लेते थे, ठीक है, पादरी वर्ग थे वो, उनके जो अधिकार थे उनकी समाप्ति पर जोर दिया उदारवादी राष्ट्रवाद के अंदर। सभी को बराबर मताधिकार का प्राप्त हो। पहले क्या था, जो कुलीन वर्ग थे या पादरी वर्ग थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था। मैंने 9th की वीडियो में करवाया है। बाद में जो निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय को मार दिया गया था, ठीक है, उसके बाद में जो वहां पर सत्ता बनी थी यूरोप के अंदर, ठीक है, तो उसमें मताधिकार यानी सभी को वोट देने का अधिकार किया गया, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जी किसी भी प्रकार की जाति का हो, और महिलाएं भी इसमें भाग ले सके, यानी सभी को बराबर मताधिकार प्राप्त हो, यानी सभी अपना वोट बराबर दे सके। पूंजी यानी धन के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण समाप्त हो गए। यानी पहले एक राज्य दूसरे राज्य में जैसे जाते थे व्यापारी, तो उनको एक शुल्क देना पड़ता था, ठीक है, पूंजी के रूप में। लेकिन जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो उसकी समाप्ति पर जोर दिया गया। अब ये जो पूंजी का आवागमन है इसको बंद कर दिया जाए। नेपोलियन के प्रशासनिक प्रयासों से छोटे छोटे प्रदेश, यानी 39 राज्य थे उस टाइम, और नेपोलियन के प्रयासों के कारण जो 39 राज्य थे, जो एक बहुत बड़ा संघ था, महासंघ था, जिसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा यानी अपना धन होता था, उसकी अपनी मुद्रा होती थी, जो करेंसी होती थी वो खुद की होती थी, और माप तोल प्रणाली थी, यानी उनको मापने जो
जैसे कि किसी चीज को माप तोल होती थी वो अपनी खुद की थी, किसी दूसरे पर आधारित वो नहीं थे। 1834 में जोल बेराइन परसा, जिसे हम परसा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यानी जोल बेराइन 1834 में परसा संघ स्थापित किया गया। अब परसा ही नाम आएगा आगे, ठीक है। जोल बेराइन, याद रखें जोल बेराइन को ही परसा संघ बोला जाता है, जिसने शुल्क संघ स्थापित किया गया, जिसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। यानी जो कर थे उन करों को समाप्त कर दिया गया, जो टैक्स के रूप में देते थे उनको समाप्त कर दिया गया, और मुद्राएं संख्या कितनी कर दी, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। अब देखिए 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, अब नेक्स्ट टॉपिक है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अब देखिए 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, यानी 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद ने जन्म लिया, ठीक है। उसमें क्या था, राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, जैसे जो राज्य और समाज में जो परंपराएं पहले से स्थापित थी, जैसे राजतंत्र, राजा का शासन, जो चर्च थी, जिनमें समाज के अंदर ऊंच नीच का जो भेदभाव था, जिनके पास संपत्ति थी आदि, वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए जो पहले से ही बनी थी। दूसरा पॉइंट है, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से सहमत होते हुए आधुनिकीकरण राजतंत्र के मजबूती के लिए आवश्यक माना जाना चाहिए। यानी कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए, यानी नेपोलियन ने शुरू किए थे, सहमत होते हुए जो आधुनिकीकरण का जो युग था राजतंत्र के अंदर, उसको मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। यह थे 18 नया रूढ़िवाद। अब आता है वियना संधि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वियना संधि सर, ये यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी फर्स्ट लेसन के अंदर जो सबसे मेन टॉपिक है वियना संधि, सबसे इंपॉर्टेंट है वियना संधि। 1815 में ब्रिटेन, रूस, परसा, जोलवेराइन, परसा का नाम था जोलवेराइन, और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यानी देखिए 1815 में ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया चारों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। इस संधि द्वारा नेपोलियन द्वारा किए गए सभी परिवर्तन समाप्त कर दिए गए थे। यानी कि नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन किए थे, तो इस संधि में उसके सारे परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया था। अब वियना संधि की प्रमुख बातें क्या क्या थी? वियना संधि की प्रमुख बातें क्या क्या थी? फ्रांस में बुर्बी राजवंश को सत्ता से बहाल किया जाए, यानी फ्रांस के अंदर बुर्बी राजवंश को सत्ता में फिर से लाया जाए, यानी इसको बहाल किया जाए, इस पर जो पाबंदी लगी हुई है उसको हटा दिया जाए। नंबर 2, फ्रांस ने नेपोलियन के कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया, यानी कि फ्रांस ने नेपोलियन ने जितने प्रदेशों पर कब्जा किया हुआ था उनको इस संधि के द्वारा खो दिया गया। नेपोलियन के हारने के बाद इनको खो दिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर नई श्रृंखला स्थापित की गई। परसा को, यानी नई श्रृंखला फ्रांस की जो थी ना, उसको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांट दिया गया। जैसे जेलोराइन, यानी परसा को पश्चिमी सीमा दे दी गई, परसा को पश्चिमी सीमा दे दी गई। ऑस्ट्रेलिया के खाते में, यानी ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली मिला, तथा रूस को पोलैंड का अधिकार सौंप दिया गया। यानी परसा को तो पश्चिमी सीमा मिली, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली मिला, और रूस को पोलैंड मिला। ठीक है, ये प्रमुख बातें थी वियना संधि की। अब आता है क्रांतिकारी। गुप्त संगठनों का उदय हुआ। इस क्रांतिकारी युग में गुप्त संगठनों का उदय हुआ, और क्रांतिकारी युग होता है 1830 से 48 तक। ये आगे भी कराएंगे हम, आगे आएगा। अब आता है इसमें देखिए क्रांतिकारी में जूसेफे मेदिसिनी क्रांतिकारी युग में आता है। इनका जन्म 22 जून 1805 को जेनेवा इटली में हुआ था। जेनेवा इटली में हुआ। इन्होंने 2 संगठनों की स्थापना की। जूसेफे मेदिसिनी ने 2 संगठनों की स्थापना की। नंबर 1, मार्सेई में यंग इटली, जिसमें 60,000 सदस्य थे। मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की, और जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60,000। और दूसरी थी बर्न में यंग यूरोप। दूसरी संगठन की स्थापना थी बर्न में
यंग यूरोप, उसके सदस्य थे पोलैंड, फ्रांस और इटली। 2 संगठनों की स्थापना की इसने। मार्सेई में यंग इटली, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जेसनी मैथ्सनी। मार्सेई में यंग इटली जिसमें 60,000 सदस्य थे। बर्न में यंग यूरोप जिसमें पोलैंड, फ्रांस और इटली सदस्य थे। मैथ्सनी का मानना था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। यानी यह मानता था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही राष्ट्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। इसने गणतंत्र की स्थापना पर जोर दिया था। यानी इसने मैथ्सनी ने गणतंत्र की स्थापना पर जोर दिया था कि गणतंत्र की स्थापना की जाए। आज यहीं तक करवाते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे होम, सेफ होम।